किसी कोई पर्सनल एनसीईआरटी से कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में कोई डाउट वगैरह नहीं, आगे बढ़े। चलो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चा ऑफ साइट कंजर्वेशन यानी ex-situ कंजर्वेशन। C2 का मतलब कल लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था बच्चा? C2 का मतलब क्या होता है? सिचुएशन, ठीक है, क्या होता है? सिचुएशन, यानी जिस सिचुएशन में एनिमल है उससे वहां उसको हटा करके अलग ज्यादा प्रोटेक्टिव केयर वाला सिचुएशन में रखना क्या कहलाएगा? यानी आपके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके किसी और जगह पे रखना, वो क्या कहलाएगा बच्चा? ex-situ कंजर्वेशन। लिखा हुआ ना, आउटसाइड दियर हैबिटेट, यानी जहां उनका रहना खाना पीना, जहां पे उनका नीके है। नीके मतलब समझते हो? नीकी, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। हैबिटेट और नीके में बच्चा माइन्यूट अंतर है। जिस तरीके से हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में अंतर बस किस चीज का आता है? प्रोसेस का आता है। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो क्या है? हेरिडिटी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में एक माइन्यूट सा अंतर है, किसका बच्चा? प्रोसेस का। प्रोसेस टर्म ऐड हो गया तो हेरिडिटी से इनहेरिटेंस हो गया। सेम उसी तरीके से नीके और हैबिटेट में बच्चा फंक्शनल रोल का अंतर है। जहां पे आप रहते हैं वो आपका हैबिटेट है, और जहां पे आप अपना सर्वाइवल के लिए रोल प्ले करते हैं वह आपका नीके है। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है बच्चा? नीके। जैसे मैं बोल दूं आप बनारस में रहते हैं, बनारस हमारा हैबिटेट हो सकता है। मैं बोल दूं मैं बीएचयू में रहता हूं, हमारा हैबिटेट हो सकता है। बीएचयू में मैं मिलूं ही नहीं हम, लेकिन अगर मैं बोल दूं पार्टिकुलर हॉस्टल का नाम ले लूं तो हमारा नीके हो गया बच्चा। हमारा सारा फंक्शनल रोल वही हो रहा है। मैं बीएचयू बोलूंगा तो बोलूंगा सर मैं किसी और हॉस्टल में रहता हूं, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट का नाम ले लूं, एक्चुअल में हमारा रोल कहां प्ले हो रहा है? उस इंस्टीट्यूट में हो रहा है ना। अरे बोलो, तो वो हमारा नीके कहलाएगा। समझ में आई कि नहीं है ये बात? लेकिन हम हैबिटेट के बोलेगा तो हम रैंडमली क्या बोल देंगे? बीएचयू में रहते हैं। बीएचयू छोटा जगह थोड़ी है, बड़ा जगह है। समझ में आई कि नहीं है ये बात बच्चा? तो मोस्ट एक्यूरेट कौन हो गया बच्चा? नीके। नीके यानी जहां पे आप फंक्शनल रोल प्ले करते हो वो क्या कहलाएगा? नीके कहलाएगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो। चलिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज। अब पीवाईक्यू पूछा गया है नीके क्या होता है। पीवाईक्यू देखना, सॉल्व करे हुए मिल जाएगा। तो कैसे हम ऑफ साइड हैबिटेट, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जहां मिल रहा है उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके आर्टिफिशियल हैबिटेट में ही रखोगे जनरली। तो क्या क्या तरीके से हम कर सकते हैं? तो पहला क्या है बच्चा? जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर जैसे बोलोगे तो कैसे? जैसे आपने पढ़ा है ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन उनके सीड्स को अभी भी बचा के रखा गया है। सीड बैंक, जैसे पैसों का बैंक एसबीआई आरबीआई होता है, उसी तरीके से सीड बैंक होता है, जर्म प्लाज्म बैंक होता है। क्या होता है? जर्म प्लाज्म बैंक होता है। जर्म का मतलब क्या होता है बच्चा? जर्म प्लाज्म मतलब जिनसे वो जन्म लेगा, सीड का जन्म होगा, उसे क्या बोल देंगे? जर्म प्लाज्म बैंक बोल दीजिए या सीड बैंक बोल दीजिए। उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है बच्चा? जूलॉजिकल पार्क, जिसे आप चिड़ियाघर जू के नाम से जानते हो, है ना। तो जू नेचर का बनाया हुआ नेचुरल हैबिटेट है क्या? नहीं। जहां शेर रहता है, हिरन रहता है, उसका नेचुरल हैबिटेट है क्या? नहीं। जू का शेर देखते हो दुबला पतला रहता है कि नहीं? क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेक्स्ट बच्चा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। अब देखते हो सफारी पार्क अगर डिस्कवरी वगैरह में देखे होगे तो लोग गाड़ी में बैठ करके मस्त ट्रेवल कर रहे होते हैं, बगल में जा रहे हो, बगल से शेर आ गया, क्रॉस कर रहा है, तो अपना निकालते हो कैमरा, फोटो लेते हो, होता है कि नहीं होता है? ये सब क्या है बच्चा? इंसानों ने बनाया है, आर्टिफिशियल हैबिटेट दे रहा है, लेकिन इनका नेचुरल हैबिटेट हटा करके हम उनको रख रहे हैं उनके, ताकि उनका प्रॉपर केयर किया जा सके, उनका नंबर को इंक्रीज किया जा सके। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? तो कौन कौन है वो पता होना चाहिए आपको। तो पहला क्या बताया? सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, या आप बोल दो जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। दूसरा क्या हो गया बच्चा? जू। थर्ड क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देख रहे हो, बस में से बैठ करके देख रहे जा रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कभी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी वगैरह देखते हो ना, जरूर देखने के लिए मिलेगा। जू देख ही रहे हो, बगल में इंसान खड़ा है, यहाँ पे बेचारा शेर मजाक बना हुआ है कि नहीं? बिहार में राजगीर में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बना हुआ है।
तो अच्छा देखो, दिख रहा है बढ़िया से, देखो तो लग रहा है शेर बेचारा पोपू बन के, पोगो बन के जा रहा है, इंसान को देखो लग रहा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इनको लाया गया है, इनके नेचुरल हैबिटेट से यहाँ लाया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, तो बोटेनिकल गार्डन। इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन क्या है बच्चा? इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है बच्चा, हावड़ा में है, कोलकाता में। जिंदगी में कभी घूमने का मौका मिले तो बोटेनिकल गार्डन हावड़ा वाला जरूर जाना। वहां एक वृक्ष है बच्चा, वो अपने आप में सिंगल वृक्ष है, लेकिन वो अपने आप में जंगल से कम नहीं है। वो वृक्ष मालूम है 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको लगेगा वह जंगल है, बट वह सिंगल वृक्ष है। आश्चर्य लग रहा है जान करके? हाँ, अरे प्रॉप रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, इतना विशाल काय वृक्ष है। मौका मिलेगा, ज्यादा दूर भी नहीं है, जरूर जाके एक बार विजिट करना। हाँ, बरगद या पीपल इसी में से किसी एक का है, बहुत पुराना है। आप, मौका मुझे नहीं मिला है, बस मैं किताबों में ही पढ़ा हूँ, टीचर के मुंह से सुना हूँ। मौका मिलेगा जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मेरे से पहले मौका मिल जाए जरूर जाइएगा। कहीं और जाओ या बोटेनिकल गार्डन मत घूमो, लेकिन हावड़ा वाला जाओगे ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। वहाँ अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, जो प्लांट कहीं नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो बोटेनिकल गार्डन हो गया बच्चा, जीन बैंक हो गया। जैसे आजकल बोन मैरो प्रिजर्वेशन बैंक आता है ना, बोन मैरो बैंक आता है ना, कि आपको बोन मैरो को बचा के रख लिया था। बोन मैरो बोल रहा हूँ भाई साहब, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड को बचा के रखने वाली बात जो होती है, जैसे आप अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, जैसे देखो, क्योंकि हमारा जो भी होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल होता है, अल्टीमेटली स्टेम सेल को बचाया जा रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारा क्या है, स्टेम सेल है, और स्टेम सेल में वह पोटेंसी होती है ताकि पूरा का पूरा बॉडी को जर्मिनेट करवा दे, फॉर्मेशन करवा दे। क्योंकि आप सोचो ना, हम तो हमारा जीवन स्टार्ट सिंगल सेल से हुआ था, जाइगोट से हुआ था। आज हम बिलियंस ऑफ सेल के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या? यानी कहीं ना कहीं उस सेल में पोटेंशियल था सारे ऑर्गेनिज्म, सारे बॉडी ऑर्गन्स को बनाने का। तो आजकल यही स्टेम सेल, आप अभी ट्रॉमा सेंटर में जाओगे या पीछे वाला महिला ये जो गेट है उसे घूमेगा, तो एक बहुत सा बड़ा बिल्डिंग आपको नजर आता है, स्टेम सेल रिसर्च सेंटर करके है, स्टेम सेल एंड बोन मैरो रिसर्च सेंटर करके है ना। तो वहां बच्चा इसी पर रिसर्च चलता है ना। जैसे आपको पहले भी डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं, लाइफ के लेटर स्टेज में हार्ट फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रहा है, तो आप किसी ना किसी से मांगते हो, जिसका हाई चांस होता है कि रिजेक्ट कर दे बॉडी। लेकिन अगर आपका खुद का स्टेम सेल बचा हुआ रहेगा तो कुछ तो संभावना है ना कि वो स्टेम सेल को फिर से स्टिमुलेट करवाया जाए तो फिर से हार्ट बना देगा। अब बिल्कुल हार्ट का एमएचसी मैचिंग 100% सेम रहेगा, क्योंकि वो आप ही का सेल है कि नहीं। तो इसलिए बच्चा फॉरेन में स्टेम सेल रिसर्च सेंटर होता है, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन होता है। उसी तरीके से अब जो चीज गायब हो चुका है, जो सीड गायब हो गया है, तो उनको जीन बैंक में बचा के रखते हैं, जीन को प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि कम से कम प्लांट तो नहीं है ना, कम से कम उनका जीन को तो स्टडी करके बताया जा सकता है ना कि हाँ ऐसा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बच्चा, क्रायो प्रिजर्वेशन। सबसे क्रायो प्रिजर्वेशन में, जो क्रायो प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होने वाला गैस होता है लिक्विड नाइट्रोजन। आप इसे कहां पढ़ रखे होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रखे होंगे। ग्रो करवा सकते हो अगर उसमें कैपेसिटी वायबिलिटी है तो। हर सीड की अपना वायबिलिटी होता है ना बच्चा, कैपेसिटी टू जर्मिनेट हर किसी का अपना अपना होता है। अगर उसमें वह कैपेसिटी अभी भी है तो जर्मिनेट करवा सकते हो, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही 100 पीस में रखा रहेगा। आपको कुछ न मिलने से कुछ तो बेहतर मिल रहा है ना, कि भाई उसका सीड ऐसा हुआ करता था। समझ में आई बात? जैसे डायनासोर के बारे में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम डायनासोर के बारे में कुछ तो फॉसिल्स मिले हैं, उसके थ्रू हमने एक फिगर आउट किया कि भाई डायनासोर ऐसा दिखा करता था। अगर एक्चुअली एक भी कोई डायनासोर का फोटो वगैरह कुछ होता है वैसा, तो एक्चुअली वो ज्यादा सही होता है हमारे पास। तो हमने क्या किया है, बिल्कुल हमें फॉसिल्स मिला है, फॉसिल से हमने रिकवर किया कि ऐसा होता था। जैसे आप सीआईडी वगैरह देखते थे तो किसी का कंकाल मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है, तो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके देखते हो कि उसका चेहरा ऐसा दिखता होगा, बना देता है कि नहीं बनाता है। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया, फॉसिल्स की मदद से देखा है कि डायनासोर ऐसा दिखता होगा, जरूरी नहीं कि डायनासोर वैसा ही था। समझ में आई बात ना? तो कम से कम उसका सीड तो हमें मिला है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन पर हम डिस्कस कर रहे थे। क्रायो प्रिजर्वेशन देखो कैसा होता है, आप सबने क्रायो प्रिजर्वेशन कैसा होता है देखा होगा। आई थिंक आप सबका कहीं ना कहीं गांव से रिश्ता नाता रहा ही है। तो गांव में जो वेटनरी डॉक्टर होता है, जानवर का डॉक्टर होता है, वो देखते हो आता है बाइक से, एक बॉटल निकालेगा,
बॉटल में से एक सीमेंट निकालेगा, तो बॉटल जब खोलेगा तो उसमें से देख दो वेपर टाइप का निकलता है, एक्चुअल में क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। अब वह सीमेंट कहाँ था बच्चा, कहीं आप शुद्ध आपका गाय लोकल गाय है, देसी गाय है, आप कहते डॉक्टर साहब जर्सी वाला सीमेंट दीजिएगा, बोलता है कौन सा दे, जर्सी, सिंधी, अलग अलग वैरायटी के काऊ है, तब लोग बढ़िया वाला जो ज्यादा दूध देने वाला हो वो। तो उसका दो तरीका है, आप क्या करो, अगर जर्सी काऊ का दूध चाहिए तो डायरेक्ट अपने गाय को जर्सी गाय के पास ले जाओ, मैटिंग करवाओ। पॉसिबल है क्या, जितना गाय ना उतना का तो खर्चा बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या किया गया, वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाला काऊ था उसका सीमेंट हमने ले लिया। अब हाँ, काऊ का, ऑक्स का, समझो बात को, वहां से ले लिया। अब उसको ट्रांसपोर्ट करोगे नॉर्मली, उसका कैपेसिटी खत्म हो सकता है ना बच्चा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो सकता है क्या। आप नॉर्मल सीमेंट को कैरी ऑन करेंगे, मान लो जर्सी ओरिजिनली कहाँ का है, यूएसए का है, अब जर्सी गाय इंडिया में भी मिलता है क्या। अब आपके माइंड में होगा सर हम तो कभी जहाज से घूमे नहीं, गाय जहाज से गया होगा क्या यूएसए में, वहां ब्रीडिंग क्या हो गया, नहीं बच्चा, हुआ क्या था, वहां जर्सी काऊ का सीमेंट या ऑक्स का जो सीमेंट था उसको लाया गया। कहोगे सर कैसे लाया गया होगा, नॉर्मल अगर जहाज से भी आएंगे, सबसे पहले तो जहाज से आएंगे, तो हर सीमेंट का अपना लाइफ है, टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चा, तो सर खराब भी हो सकता है। तो बच्चा क्यों ना उसको हम इनएक्टिव फॉर्म में कर दे, जो सीमेंट का जो एक्टिव है उसको हम इनएक्टिव में चल, जैसे फ्रिज में क्या करते हो, कूलिंग करके चीजों को इनएक्टिव ही तो कर देते हो, ताकि वो चीज का जो सेल्फ लाइफ होता है इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज हमने देखा कि सबसे कूलेस्ट गैस कौन सा है, तो लिक्विड नाइट्रोजन। हमने सीमेंट को -196 डिग्री सेल्सियस पे कंजर्व कर दिया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंजर्व कर दिया, समझ में आई बात। तो इस पे सीमेंट एकदम अस्थिर हो गया, मतलब कोई उसमें डैमेज होने का चांस ही नहीं है। और फिर इसीलिए देखते हो जो गाय वाला डॉक्टर वगैरह होते हैं जो सीमेंट डालते हैं, वो देखो बोतल में से निकालते हैं, कट करते हैं, इंजेक्शन में डालते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली उस बोतल का जो अंदर का तापमान है बच्चा -196 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी जाकर के वो सीमेंट फंक्शनल हो सकता है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अरे इसी का आप बोल सकते हो कि अपडेटेड वर्जन क्या है, आईवीएफ है, कुछ और नहीं, यही अपडेटेड वर्जन आईवीएफ है। आईवीएफ में कर रहे हो, मेल से सीमेंट ले रहे हो, लेबोरेटरी कंडीशन में करवा रहे हो, तो दोनों को लाइफ को मेंटेन करना है ना, स्पर्म का भी लाइफ सर्वाइवल रहे, एक भी रहे, उसको करने के लिए, क्योंकि अब गाय भैंस तो दूर दूर जगह में है कि नहीं। इंसान तो जा सकता है, गाय भैंस को लेके जा सकते हो क्या, मुश्किल है, ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो आप क्या किया, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक लाया गया। अब सोचो जो अच्छे उन्नत किस्म के गाय भैंस जो गायब हो चुके हैं, अगर उनके सीमन को हम प्रिजर्व करके रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन बच्चा कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कैसे बच्चा, लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। समझ में आई बात बच्चा। हम आपको इसलिए क्रायो प्रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया, आप सबने वो चीज देख रखा है अपने डेली लाइफ में, क्या वही क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, यह कहना गलत होगा, लेकिन हाँ वह भी एक क्रायो प्रिजर्वेशन ही का ही तरीका है। समझ में आई बात। तो एग्जांपल बच्चा इन सीटू कंजर्वेशन का क्या क्या था, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्चुरीज, वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व और कुछ सैक्रेड ग्रुप्स, ये सब थे हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के। एक्स सीटू कंजर्वेशन कौन कौन से मेथड है, जीन बैंक या सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, ये सब क्या है बच्चा, एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड है। कोई दिक्कत, नाम याद होना चाहिए। अब देखो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट किसे बोलते हैं बच्चा नॉर्मली अपनी जिंदगी में, सर फोन में जो होता है उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। देखो यहाँ पे बात सही है, उसे भी हॉट स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे हॉट स्पॉट का मतलब क्या है, हॉट स्पॉट, देखो हॉट स्पॉट होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। क्या क्या 3 क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी उसे हॉट स्पॉट बोलेंगे। एरिया कम होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पीसीज उस कम एरिया में ज्यादा मिलना चाहिए, और वह वही मिलना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के उसको खतरा ज्यादा होना चाहिए। कम जगह में जल्दी निपट सकता है, सिर्फ वही मिल रहा है तो भी जल्दी निपट सकता है। समझ में आई बात ना। अगर इसीलिए बोला जा रहा है कम एरिया में, मतलब कम एरिया का मतलब 1-2 बीसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इंडिया के मुकाबले देखोगे तो एक सिटी एरिया हो जाएगा, छोटा सा एरिया हो जाएगा, एक स्मॉलर एरिया में मिलना चाहिए बच्चा, ठीक है।
वहां मिलने वाले बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने चाहिए, और वहां जो मिलने वाले बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं और ना मिले, वहां का लोकल हो। जैसे बनारस का लोकल बनारसी पान, भाई साहब यहाँ जो पान का टेस्ट है कहीं और नहीं मिलेगा। बंगाल में चले जाओगे रसगुल्ला, जो वहां रसगुल्ला ही बोला जाता है, तो जो वहां का टेस्ट है, आप रसगुल्ला यहाँ भी खा रहे हो, लेकिन वहां का जो रसगुल्ला का टेस्ट है वो अलग ही है कि नहीं है? तो सेम चीज लोकल होना चाहिए, नंबर में ज्यादा होना चाहिए, मतलब नंबर में ज्यादा करने का मतलब वहां के डाइवर्सिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और एरिया भी कुछ खास नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोल देंगे बच्चा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीन चीज मैंने बोला, एरिया स्मॉलर रहेगा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और बच्चा लोकल स्पीसीज रहेंगे, उसमें इंडिजिनियस स्पीसीज रहेंगे, नेटिव स्पीसीज रहेंगे। तो बताओ उनको खतरा खत्म होने का ज्यादा है कि नहीं है? खत्म होने का खतरा है ना। तो देखो अब पढ़ते इसी बात को, देखो कुछ नहीं है, इंग्लिश लिखा हुआ है वैसे। These are the regions with very high species richness. High species richness का मतलब बच्चा हाई बायोडाइवर्सिटी। अरे हाई स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है? हाई बायोडाइवर्सिटी। अरे बोलो। दूसरा क्या है? हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। इंडेमिज्म मतलब बच्चा लोकल स्पीसीज। देखो लिखा हुआ स्पीसीज कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन, इसे तो लोकल स्पीसीज बोलते हैं। अरे बोलो। तो पहला क्या हो गया? हाई बायोडाइवर्सिटी, पहला कंडीशन हाई बायोडाइवर्सिटी। दूसरा कंडीशन इंडेमिज्म यानी लोकल स्पीसीज होना चाहिए, और तीसरा बच्चा खत्म होने की खतरा बहुत ज्यादा है उनको। ऑब्वियस सी बात है, लोकल है, ज्यादा एरिया में नहीं है, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है, तो निपट जाने की संभावना ज्यादा है। तो देखा जाता है कि टोटल वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है? 34। जो सर्किल में डाल रहा हूं बच्चा बस वही इंपॉर्टेंट है, कितने हैं? 34। सोचो उसमें से इंडिया में 3 है बच्चा। इंडिया में कौन कौन से 3 है? तो पहला याद रखिएगा, हिमालय अपने आप में एक हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। हिमालय जो है अपने आप में बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। क्लियर है? दूसरा आपको आ गया बच्चा, मैं श्रीलंका का भी जिक्र किया था ना, क्योंकि श्रीलंका इक्वेटर के पास है ज्यादा, तो इसीलिए आ गया बच्चा आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चा? वेस्टर्न घाट कौन सा होगा जरा बताओ इसमें हमें। अरे बोलो, इधर इंडियन ओशन दिख रहा है भाई साहब, ये वाला ऐसे क्या कर रहे हो? कौन सा? इंडियन ओशन का साइड क्या कहलाएगा? वेस्टर्न घाट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ईस्टर्न घाट कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये वाला रीजन बच्चा देख रहे हो आप खुद, देखो इधर ग्रीनरी ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, और आपको श्रीलंका में देखो, तो श्रीलंका और वेस्टर्न घाट वाला एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। दो मैंने बोला, हिमालय, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये दो हो गए। एंड नेक्स्ट आता है बच्चा नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड बर्मा वाला रीजन, जिसे आज के डेट में म्यांमार के नाम से जानते हो, इंडो बर्मा, जिसे आज के डेट में बर्मा को म्यांमार के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? तो 3 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है, कौन कौन से? श्रीलंका और वेस्टर्न घाट एक हो गया, दूसरा हिमालय, तीसरा क्या हो गया बच्चा? इंडो बर्मा रीजन। क्या हो गया? इंडो बर्मा रीजन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बच्चा? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? लाइट बंद कर दे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? कोई दिक्कत? ऊपर वाला ये कहां से ऑन होता है? ऊपर वाला भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो? तुम मजाक कर रहा था वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा ही है वो। फिर यहाँ क्रिकेट मैच थोड़ी चल रहा है, डे नाइट मैच थोड़ी हो रहा है देखो क्या 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 कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चा हॉटस्पॉट के लिए? हाई स्पीसीज रिचनेस यानी डाइवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए, स्पीसीज लोकल होना चाहिए, और निपटने का खतरा होना चाहिए उनको ताकि नहीं अगर बचाया गया तो निपट जाएंगे। जैसे खुद देखो, जो घर में कोई ओल्ड पर्सन है और सैलरीड वाला है, भाई साहब हर संभव होता है बाबा को बचा लिया जाए, बाबा को बचा लिया जाए, क्योंकि भाई साहब डाइवर्सिटी के नाम पे ये है कि नहीं है? टेंडेड है, पता नहीं कब टपक जा सकते हैं, है कि नहीं? आधा बुजुर्गों की तो सेवा इसी में हो जाती है, भाई साहब पेंशनधारी आदमी है। चल अरे सॉरी, आगे आ जा बच्चा। ये तो बता दिया ना आपको, देख रहे हो इंडो बर्मा रीजन, नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां का देखो, बोलो बस फिगर ही है। देखो देख, टोटल वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी कितने बच्चा हॉटस्पॉट के? 34 बायोडाइवर्सिटी अर्थ का लेस देन 2% एरिया कवर करता है। सोचो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जिनकी संख्या 34 है,
वह वर्ल्ड का कितना एरिया, लैंड का एरिया, वर्ल्ड का लैंड का एरिया बोल रहे हैं, टोटल वर्ल्ड का एरिया, अर्थ का एरिया नहीं, बस जमीन की एरिया में से 2% एरिया ही कवर कर रहा है। लेकिन कंट्रीब्यूशन डाइवर्सिटी में कितना है, मच मच हाइयर, इतना हाइयर है कि अगर सिर्फ आप इन बायोडाइवर्सिटी को बचा लो तो जो एक्सटिंक्शन का रेट चल रहा है 10 to 1000 टाइम्स फास्टर, वह आपका 30% से स्लो हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चा? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ इतनी छोटी सी एरिया को, कहने में छोटा है 2%, लेकिन देखोगे बहुत ज्यादा है। मतलब इंडिया का ही लगभग डाटा 2.1 तो इंडिया का भी है। तो देखो सेम चीज 2.4, अच्छा सॉरी, तो अगर आप सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को प्रिजर्व कर लेते हैं, जो करंट एक्सटिंक्शन रेट चल रहा है वो 30% से क्या हो जाएगा बच्चा, स्लो हो जाएगा। 30% से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत बहुआ बोलो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो इनमें से दो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दो दिया हुआ है। कौन कौन से? अर्थ समिट, और दूसरा क्या है बच्चा, और दूसरा इधर लिखा है आपके एनसीईआरटी में वर्ल्ड समिट। कुल मिला के बात एक ही है, अर्थ समिट या वर्ल्ड समिट। तो और पहले अर्थ समिट में बात करते हैं। अर्थ समिट कहाँ हुआ था बच्चा? रियो डी जेनेरियो में। अच्छा अभी रियो डी जेनेरियो में क्या चल रहा है? G20 अभी चल रहा है रियो डी जेनेरियो में। करंट में पिछले साल G20 हमारे यहाँ हुआ था, मतलब भारत में अभी करंट में कहाँ चल रहा है? ब्राजील में चल रहा है, इसी शहर में चल रहा है। ब्राजील में कुछ भी इवेंट होता है ना, याद करो आई थिंक 2016 या 18 वाला फीफा वर्ल्ड कप भी ब्राजील में हुआ था, इसी शहर में हुआ था। बहुत बड़ा, बहुत मतलब लगता है कि ब्राजील में यही एक एडवांस शहर है, पता नहीं जो भी है। लेकिन देखो तो सबसे पहला अर्थ समिट, सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया था बच्चा 1992 में, 1992 में लिया गया था। अर्थ समिट में क्या होता था, सभी जो दुनिया के बड़े बड़े देश के नेता थे आए थे, बैठेंगे, चाय बिस्कुट पानी पिएंगे, कहेंगे धरती को कैसे बचाया जाए। क्या कहेंगे? भाई साहब हम तो विकसित हो गए, तुम विकास। देखो सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना इंडिया के साथ, चाइना विकसित हो गया है, मतलब होने के कगार पे, इंग्लैंड हो चुका है, रसिया हो चुका है, अमेरिका हो चुका है, हम अभी कर ही रहे हैं। अब वो बोल देते हैं कि भाई साहब कार्बन तुम बहुत निकाल रहे हो, फैक्ट्रियां तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा है। भाई साहब तुम्हारे यहाँ भी तो फैक्ट्री थी, तभी तो तुम विकसित हुए हो। अब तुम बोल रहे फैक्ट्री नहीं लगाओ तो हम कैसे जादू से कपड़ा बना देंगे? क्या जादू से कुछ कर दे? प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री तो लगेगा ही लगेगा। तो इंडिया तो भाई साहब सबकी सुनता है, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, हम बनाते कुछ नहीं, हम खरीदते हैं सबसे। चाइना किसी की सुनता ही नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता है, पता है होगा तो होगा, देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता है। अब इंडिया के पास दबाव बनता है तो मोदी जी चलो कोई बात नहीं है, पेड़ लगाओ, पेड़ काट रहे तो पेड़ लगाओ। इसलिए देखो इंडिया में कुछ भी चीज होती है ना तो सबसे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल आके खड़ा हो जाएगा, भाई साहब रोड बना रहे हो, इससे लग रहा है पर्यावरण को क्षति हो रही है, रोक दो काम को, काम रुक जाएगा। क्योंकि सबसे जरूरी है, क्योंकि देखो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंस है बच्चा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से मंत्रालय बना रखा है। आपको एक बताता हूं, इन्वायरमेंटल इशू करके चैप्टर है, समझ में आई बात? तो उस समय तो इंडिया में पहले ना जो आपका पर्यावरण विभाग था ना गवर्नमेंट का, वो नहीं हुआ करता था। इसकी स्थापना देखो बड़ी मजेदार है, भारत को ही बुला लिया गया, भाई साहब आप भी आइए, पार्टिसिपेट करिए, धरती को बचाना है। इंदिरा गांधी गई थी, इंदिरा गांधी गई ना, जब इंदिरा गांधी लौट करके आई थी उसी के बाद बच्चा इंडिया में पर्यावरण विभाग बना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है। इंडिया पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल था ही नहीं, हम पेड़ पौधे को मानते हैं भाई साहब, हमारे हर जगह जंगल ही था, कुछ था ही नहीं। अब तो आबादी बढ़ गई है तो जंगल को काट रहे हैं, बचाना भी जरूरी है। तो जो आपका जो पर्यावरण विभाग है भारत सरकार का, वह इंदिरा गांधी का एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके पहले नहीं था, ठीक है ना। तो क्या अब देखो, अब वर्ल्ड की बातें करें तो अर्थ समिट जब हुआ था बच्चा, तो किन किन बातों पे जिक्र हुआ था? अर्थ समिट हुआ था तो किन किन बातों पे जिक्र हुआ था? तो सबसे पहला बात है, अर्थ समिट हो रहा तो अर्थ को बचाओ, अर्थ को बचाओगे तो अपने आप बायोडाइवर्सिटी बच जाएगा। जैसे आप जंगल को बचाएंगे तो अपने आप इकोसिस्टम सही रहेगा, जानवर बचेंगे, है कि नहीं? उसी तरीके से अर्थ समिट में किस पे फोकस किया गया? बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। दूसरी बात है बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रहा हूं, आप पढ़े ना बचपन में भाई साहब, अपने जो एग्जॉस्टिबल
नेचुरल रिसोर्स उनको ऐसे प्रयोग करो ताकि आने वाला जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके। बहुत बचपन में थे, हमारे घर में डीडी नेशनल ही हुआ करता था। भाई साहब, मम्मी पापा बोला था कि बेटा पढ़ेगा, भाई साहब टीवी नहीं देखना है, टीवी में बस डीडी नेशनल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो उसमें डीडी नेशनल के टाइम पे ना खाली यही प्रचार देता था, ट्रैफिक गाड़ी आ गया, ट्रैफिक पे बाइक आ गया, रेड लाइट है, भाई साहब बगल वाला गाड़ी बंद कर रखा है। उसमें से कार में से छोटा अंकल, बच्चा बोलता था, अंकल मैं बड़ा होकर पंचर की दुकान खोलूंगा। याद है वो ऐड आप लोगों को? बड़ा होकर के पंचर की दुकान खोलूंगा। तो पापा से बोलता था, क्यों बेटा? क्योंकि आप सब तो ट्रैफिक रेड लाइट पे भी गाड़ी चालू कर रखे हैं, सारा ईंधन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो हमारे लिए तो फिर रहेगा नहीं, तो हम तो साइकिल ही चलाएंगे। समझ में क्या मैसेज है इसमें? इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जा रहा है। यानी आप अपने मैसेज समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि आपका जो रिसोर्स है इसका वाइजली इस्तेमाल करो, ऐसे इस्तेमाल करो कि अब बर्बाद भी ना हो और इतना भी मत बचा लो कि हमारी जरूरत भी पूरा ना हो। अपनी जरूरत को पूरा करो लेकिन उसको वेस्टेज होने से रोको। जैसे रेड लाइट आ गया, गाड़ी बंद करो, आप अपना गाड़ी चला भी रहे हो लेकिन रेड लाइट पे ईंधन बचा रहे हो। यानी इस तरीके से क्या होगा, जब रिसोर्सेज बचेंगे तो अब अगला जनरेशन को भी तो पास ऑन होगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी नेचर को मिनिमम हार्म किए हुए प्रगति करना है, लेकिन ये संभव नहीं है बच्चा। प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा तो नेचर के कॉस्ट पे ही होगा, नहीं तो फिर जंगल में रहो। बात यही है। तो अगर प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट होना है तो नेचर के कॉस्ट पे ही होगा। कितना भी कुछ कर ले नहीं कुछ होने वाला है। तो सेम चीज सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज का वाइजली इस्तेमाल करना है, बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करना है, वेस्टेज नहीं करना है। इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा भी डेवलपमेंट हो और वह रिसोर्स अगला जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तभी तो बोल रहा था कि सारा पेट्रोल खत्म कर दोगे तो पंचर की दुकान ही खोलना पड़ेगा। तुम लोग ये ऐड देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे हो? जाना देखना, बड़ा अच्छा ऐड है ये, यूट्यूब पे देखना ना। हाँ सब चीज। तो एक्चुअली उस समय मैं ना 3-4 में पढ़ता था, तो 3-4 में ना उस समय ना यही सब ऐड करता था कि अब तो नेशनल, अभी भी अगर आप डीडी नेशनल देखेंगे ना तो उसमें ना समाज से जो होती है, मतलब समाज में जागरूकता फैलाने वाला ऐड बहुत ज्यादा आता है। बाकी सब चैनल पे तो समाज में जागरूकता है उसका तो कोई लेना देना है, उनको तो ऐड भी ऐसा था कि देखा भी नहीं जा सकता है। तो डीडी नेशनल का ऐड का कोई ना कोई मीनिंग हुआ करता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी और गवर्नमेंट क्या चाहता है? लोगों में जागरूकता हो। उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल का ऐड आता था, उसमें बहुत ज्यादा आता था ना, जो आप बोलते हो ना कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाओ, उसका भी ऐड आया करता था। तो ऐड का मीनिंग होता था पहले, अब तो भाई साहब कोई पता ही नहीं है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया? रिसोर्सेज का वाइजली इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि रिसोर्स अगला जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे और हम भी अपना ग्रोथ कर पाए। यानी इंडिया का ग्रोथ इस तरीके से करो कि हम भी अपनी जरूरतों को पूरा कर ले और जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे। तो उसको तो पता ही नहीं चला कि कोयला भी धरती पे था क्या, इंडिया में कोयला भी था क्या, पता ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा? शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। जैसे कोई कंट्री है, हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज ज्यादा है, तो हमें जो बेनिफिट हो रहा है हम आपके साथ भी साझा करेंगे। समझ में आ रही है बात? जो हमारे पास है हम आपको देंगे, उसके बदले में आपके पास जो है और हमारे पास नहीं है उनका हम आपसे लेंगे। यानी लेन देन चीजों का, जो चीज आपके पास नहीं है वो आप मेरे से ले लीजिए, जो हमारे पास नहीं है वो आप हमें दे दीजिए। यानी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये, ठीक है ना, आदान प्रदान करना। तो मेन चीज कोई ध्यान नहीं देगा, कोई ऐसा फॉलो कोई नहीं करता है। नेक्स्ट क्या क्या ध्यान देना है बच्चा? बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, और नेक्स्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, ठीक है। इसी चीज को तो लेकर के अगर देख रहे हो तो आजकल ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। क्यों? ताकि क्या हो सके कि जितना कम से कम कोयला पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे उतना पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, और दूसरी बात अगला जनरेशन के लिए बचा भी रहेगा। लास्ट आ जाओ बच्चा, हमारा है वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था बच्चा? 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जो कंट्री है जोहान्सबर्ग, कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे ना, अक्सर देखते होंगे, बहुत सारा मैच वही होता है। तो देखो भाई साहब नेताओं लोग की भीड़ लगी हुई है। यहाँ भी क्या हुआ था? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी अक्सर अगर अर्थ बचाने की मीटिंग होगी ना बच्चा, चाहे अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो चल रही है उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात की जाती है। डेवलपमेंट तो करना है लेकिन नेचर को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध पेड़ की कटाई किए जा रहे हैं,
तो आप पेड़ की कटाई कर रहे हो तो उसके बदले आप पेड़ कहीं और लगाओ। समझ में आई ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी नेचर को मिनिमम हार्म किए हुए आपको ग्रोथ करना है। कब हुआ था बच्चा ये? द वर्ल्ड समिट कब हुआ था? उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका भी ऑब्जेक्टिव है। इनका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। शहर का नाम क्या है? जोहान्सबर्ग। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में हुआ। उस समय 190 कंट्री ने साथ में यह प्लेज किया था, शपथ लिया था कि जो करंट बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो उसको बचाना है। फिर से वही बात आ गया, यही दोनों बात आ गई, बायोडाइवर्सिटी को बचा लो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करो। बस फर्क क्या है? आज समिट में भी ये दोनों बात कही गई थी और वर्ल्ड समिट में भी कही गई थी। आज समिट 1992 में हुआ था और वर्ल्ड समिट आपका बच्चा 2002 में हुआ था। बिल्कुल 10 साल बाद का अंतर, ऐसे याद रख लेना। ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। कोई दिक्कत बच्चा? चलो यहाँ पे इसे हम करते हैं बच्चा कंप्लीट। कोई डाउट?